तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग जो भी ट्रांसमिट करते हैं टीवी से पिक्चर सिग्नल या साउंड सिग्नल, वो कैसे करते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव मॉड्यूलेशन, नेगेटिव मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़े, नेगेटिव मॉड्यूलेशन क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़े। तो अब हम लोग देखते हैं कि साउंड सिग्नल ट्रांसमिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कि साउंड सिग्नल को हम लोग FM से भेजते हैं, AM से नहीं भेजते हैं। इसका रीज़न क्या था? AM में क्या होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन रहता है वो एम्पलीट्यूड में कंटेन रहता है, लेकिन FM में फ्रीक्वेंसी में कंटेन रहता है। तो जनरली जब भी हमारा सिग्नल जाता है तो क्या होता है कि जो नॉइज अटैक करता है वो एम्पलीट्यूड पे करता है, फ्रीक्वेंसी जनरली चेंज नहीं होता है नॉइज के कारण। जनरली क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है। इसीलिए हम लोग साउंड को FM से भेजते थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और टेक्निकली हम लोग जाएंगे, थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फुल ऑडियो रेंज इज अप टू 15 किलो हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं जो ऑडियो रेंज फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो कुछ लोग उसको 15 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो हालांकि हमारा जो ऑडियो रेंज है वो 15 किलो हर्ट्ज का है, लेकिन टीवी ट्रांसमिशन के लिए जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं वो 5 किलो हर्ट्ज ही यूज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो फ्रीक्वेंसी बैंड में करते हैं। तो मीडियम और शॉर्ट वेव बैंड जो है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है। मतलब होता है ना, जैसे मान लो कि कोई टीवी चैनल है तो वो चैनल बहुत लोग देखते हैं, ठीक है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर बुक है जो कि वो बुक बहुत लोग, हर स्टूडेंट चाहता है लाइब्रेरी में उसको वही बुक मिले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो उस बुक के लिए क्राउडिंग है। तो मीडियम और शॉर्ट वेव बैंड का फ्रीक्वेंसी ऐसा है कि वो फ्रीक्वेंसी बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, इसीलिए उस फ्रीक्वेंसी बैंड में क्राउडिंग है। बहुत सारे लोग बोलता है भाई हम भी इसमें ट्रांसमिट करेंगे, इस बैंड में हम भी यूज करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ तो नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम लोग 15 किलो हर्ट्ज के बजाय 5 किलो हर्ट्ज यूज करते हैं मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा चैनल बैंडविड्थ बढ़ गया, ठीक है। मान लो कि तुम्हारा है कि एक चैनल जो है तुम्हारा वो 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करेगा। तो अगर तुमको सरकार ने अलॉट किया है मान लो 20 किलो हर्ट्ज का बैंड कि भाई ये तुम्हारा बैंडविड्थ है, इसमें तुमको जो भी चैनल, जितना चैनल जो करना है करो, लेकिन ये 20 किलो हर्ट्ज ही तुमको अलॉटेड है। तो अभी क्या होगा, अगर तुम फुल रेंज इसका यूज करोगे 15 किलो हर्ट्ज मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो तुम कितना चैनल भेज पाओगे, सिर्फ एक भेज पाओगे, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज का बैंडविड्थ है, एक चैनल तुम्हारा 15 किलो हर्ट्ज ले रहा है, तो मात्र एक चैनल ही आगे जा पाएगा, तुम सिर्फ एक चैनल ट्रांसमिट कर पाओगे। लेकिन अगर तुम इसको 5 किलो हर्ट्ज बना देते हो कि तुम्हारा एक चैनल का जो बैंडविड्थ है वो 5 किलो हर्ट्ज है, तो तुमको जो बैंडविड्थ प्रोवाइड हुआ है मीडियम और शॉर्ट वेव बैंड में, तो कितना चैनल जा पाएगा इसमें, यहाँ से यहाँ तक 15, एक चैनल, सॉरी 5 4 चैनल्स भेज पाओगे। तो ये जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को 5 किलो हर्ट्ज बनाने का फायदा क्या हुआ, बैंडविड्थ सेविंग हुआ। बैंडविड्थ सेविंग के कारण क्या हुआ, हम लोग ज्यादा नंबर ऑफ चैनल आगे भेज सकते हैं, ठीक है। ये हम हर क्लास में बोलते हैं कि जितना भी इसमें प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है ऐसा नहीं है कि उसको तुम लोगों को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड याद रखना है और एग्जाम में वैसे ही लिखना है। ये सब तुम लोग के कॉन्सेप्ट बेसिस पे है कि उतना बुक जो इसका है आर गुलाटी का, उसमें नहीं पढ़ पाओगे उतना तुम लोग, ठीक है। बहुत वास्ट तरीके से दिया है, तो इसीलिए हम उसको थोड़ा सा छोटा करके इसमें दिए हुए हैं कि जब तुम लोग इसको पढ़ो तो ऐसा लगे कि हाँ कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। बिल्कुल टू द पॉइंट हम नहीं लिखते हैं जानबूझ करके, ठीक है। तो थर्ड क्या है, सिंस मोस्ट ऑफ द साउंड सिग्नल एनर्जी इज लिमिटेड टू लोअर ऑडियो फ्रीक्वेंसी द साउंड रिप्रोडक्शन इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मतलब क्या होता है, मेरा रेंज है ऑडियो फ्रीक्वेंसी का 0 to 15 किलो हर्ट्ज, हम बोल रहे हैं कि नहीं 15 किलो हर्ट्ज नहीं यूज करेंगे, हम मात्र 5 किलो हर्ट्ज तक ही यूज करेंगे। तो किसी को तो ये लग सकता है कि इतना दूर का तो जो साउंड है वो तो चला गया, वो तो नहीं मिला हमको। लेकिन ऐसा कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है या कोई बोलता है तो जनरली सारा चीज जो है ये इधर ये 0 to 5 वाले पोर्शन में ही रहता है, ठीक है। नॉर्मली देखो, हमेशा तो कोई चिल्ला चिल्ला के बात नहीं करता है ना, हमेशा तो मतलब ज्यादातर तो लोग नॉर्मली ही बात करता है। किसी का पिच हाई होता है, किसी का लो होता है, तो वो 5 किलो हर्ट्ज तक में आ जाता है। उसके लिए हमको 5 से 15 तक जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरा जो साउंड रिप्रोडक्शन होता है वो सेटिस्फैक्टरी रहता है, मतलब सही रहता है।
तो ये जो 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग 15 किलोहर्ट्ज की जगह अभी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग जो साउंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो 5 किलोहर्ट्ज यूज कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ऑडियो का फ्रीक्वेंसी क्या है, मॉड्यूलेटिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी टीवी में यूज क्या करते हैं, तो उसका आंसर होगा 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब जब ऐसा सिनेरियो है हमारे साथ, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कैपेबल क्या है? नॉइज फ्री और हाई फिडेलिटी आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में इंफॉर्मेशन रहता है, जहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड है वहाँ का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, जहाँ का लो एम्पलीट्यूड है वहाँ का फ्रीक्वेंसी लो रहेगा। तो अभी इसमें अगर नॉइज इसके एम्पलीट्यूड पे अटैक भी करता है तो भी मेरा इन्फॉर्मेशन तो फ्रीक्वेंसी में कंटेंड है, तो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहा, इसीलिए इसको कहते हैं नॉइज फ्री। और हाई फिडेलिटी मतलब, फिडेलिटी एक टर्म है जो कि बताता है कि आउटपुट हमको कैसा मिल रहा है, मतलब जो इनपुट हम दिए थे सेम शेप का है या नहीं है, सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं हुआ। तो हाई फिडेलिटी मतलब हाई क्वालिटी आउटपुट। ठीक है, हमारा जो आउटपुट आएगा उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों को बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए था। याद है ना, एफएम में बैंडविड्थ रिक्वायर्ड ज्यादा होता था। अब टीवी में हमेशा ये चीज शायद पहले वाले स्लाइड में हम बताएं कि 7 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ हम लोग के पास रहता है। 7 मेगाहर्ट्ज मतलब 7 × 10⁶। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमको हायर बैंडविड्थ चाहिए। ये वाइडर स्विंग इन फ्रीक्वेंसी मतलब, स्विंग मतलब जो हम लोग बोलते थे FH, FL, तो ये जो स्विंग होता है मतलब बैंडविड्थ होता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ऑल्दो हम लोग साउंड के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये नॉइज फ्री होता है और हाई फिडेलिटी आउटपुट देता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बैंडविड्थ ज्यादा लेता है। लेकिन टीवी ट्रांसमिशन में हमको बैंडविड्थ का इशू नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कितना बैंडविड्थ अलॉट है? 7 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, टीवी में 7 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ अलॉट है, इसमें हमको पिक्चर और साउंड दोनों भेजना है। ठीक है, तो वीडियो का बैंडविड्थ कितना होता है? 5 to 5.5 मेगाहर्ट्ज। तो 7 में से 5 to 5.5 मेगाहर्ट्ज वीडियो ले लेगा। फिर भी तो ऑडियो के लिए मेरे पास इतना स्पेस बचा, लेकिन मेरा ऑडियो का मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 किलोहर्ट्ज या 5 किलोहर्ट्ज, तो आराम से आ जाएगा इसमें, इसीलिए हमको बैंडविड्थ का इशू नहीं है इसमें। एफएम को हम लोग बहुत जगह इसीलिए नहीं यूज करते थे क्योंकि उसका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हाई होता था, लेकिन टीवी चैनल में हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मोर देन एनफ बैंडविड्थ है। ठीक है, आगे समझ में आया ये चीज? तो बस उसी को ये यहाँ पे इतना सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो इसको चाहो तो तुम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। यही लिखा है, इन एफएम वेयर हाईएस्ट ऑडियो फ्रीक्वेंसी अलाउड इज 15 किलोहर्ट्ज। The sideband frequency do not extend too far and can be easily accommodated. Sideband frequency क्या होगा? मान लो 5.5 यहाँ पे है, अभी यहाँ पे ये होगा sideband frequency, मान लो यहाँ तक आया, तो भी क्या होगा? मेरा तो 7 मेगाहर्ट्ज तक एक्सटेंड है ना, 15 किलोहर्ट्ज मेरा कैरियर फ्रीक्वेंसी है, साइडबैंड कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 20 किलोहर्ट्ज तक होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कभी कभी बोरिंग हो जाता है, मतलब कभी कभी सही बताते हैं तो हमको पढ़ाने में भी बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन क्या करें, सब्जेक्ट ही यही है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि एफएम हम लोग साउंड के लिए इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि वो नॉइस फ्री होता है, हाई फिडेलिटी आउटपुट रहता है, लेकिन एक दिक्कत होता था उसके साथ कि उसका बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट था बहुत हाई रहता था। लेकिन टीवी में हम लोग यूज करते हैं तो बैंडविड्थ इशू हम लोगों को नहीं है क्योंकि टीवी सिग्नल के लिए ऑलरेडी हमको 7 मेगाहर्ट्ज जो बैंडविड्थ है वो अलॉटेड है। तो 7 मेगाहर्ट्ज में वीडियो सिग्नल ठीक है 5.5 मेगाहर्ट्ज ले लेता है, वीडियो सिग्नल का जो कैरियर ये रहता है, लेकिन उसके बाद भी तो मेरे पास बहुत सारा स्पेस रहता है। तो हम ये किलोहर्ट्ज कहाँ मेगाहर्ट्ज कहाँ किलोहर्ट्ज, ठीक है, मेगाहर्ट्ज होता है 10/6, किलोहर्ट्ज है 10/3, तो ये तो आराम से इसमें इंक्लूड हो सकता है, इसीलिए हम लोग एफएम को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग चाहो तो पहले वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख सकते हो। इस स्लाइड में सिर्फ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा नंबर के टर्म्स में, कि वीडियो का जो बैंडविड्थ होता है वो 7 मेगाहर्ट्ज का होता है, ऑडियो में मैक्सिमम जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 5 किलोहर्ट्ज यूज करते हैं। ये सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था इस स्लाइड में, बाकी स्लाइड में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ये सब है, ये सारा चीज मेरिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब क्या मेरिट है एफएम का एएम के ऊपर। तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नॉइज रिडक्शन करता है, नॉइज फ्री होता है, इसमें नॉइज नहीं होता है,
लेकिन अगर सही में समझें तो कैसे नॉइज नहीं होता है, क्यों नॉइज कम होता है एफएम में, तो ये देखते हैं। नॉइज इंटरफेरेंस रिजल्ट्स इन एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ कैरियर। हम लोग ये जानते हैं नॉइज कभी भी अटैक करता है तो क्या होता है, मान लो मेरे पास ऐसा सिग्नल है, नॉइज के कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड बर्बाद होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो एम्पलीट्यूड तो मान लेते हैं, अगर मान लो यहाँ का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा हो गया, तो एम्पलीट्यूड लिमिटर एक सर्किट आता है, वो सर्किट क्या करता है, उस सर्किट में हम सेट कर देंगे कि 5 वोल्ट से ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को नहीं लाना है। तो अगर ये वाला सिग्नल मेरा 5 वोल्ट का है, यहाँ पे ये 7 वोल्ट पहुंच गया, तो जब इसको एम्पलीट्यूड लिमिटर से पास करेंगे तो एम्पलीट्यूड लिमिटर का आउटपुट क्या आएगा, बस इतना दूर आएगा। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है उसको इजीली हम लोग एम्पलीट्यूड लिमिटर से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इन एफएम एम्पलीट्यूड वेरिएशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कॉज frequency change and not amplitude change, thus eliminates noise interference and increases SNR। सीधी भाषा में यही चीज है कि एफएम में हम लोगों का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कैरियर का, इसीलिए अगर नॉइज एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट करता भी है तो हमारा जो एफएम है उसमें नॉइज इंटरफेरेंस नहीं होता है, इसीलिए हमारा एसएनआर जो है वो बढ़ जाता है। एसएनआर क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब सिग्नल पावर बाय नॉइज पावर। तो मेरा सिग्नल पावर ज्यादा रहता है, नॉइज पावर कम रहता है, इसीलिए एसएनआर बढ़ जाता है, जो कि हम हमेशा चाहते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग यही चाहते हैं कि एसएनआर हाई रहे। ठीक है, नॉइज रिडक्शन इन एफएम कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन विदाउट इंक्रीजिंग द ट्रांसमीटर पावर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन तुम लोग पढ़े थे इसमें लास्ट सेमेस्टर में, क्या होता है एफएम में फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कोई बताओ। KF into AM होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होगा, KF into AM। AM क्या होता है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, और KF क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। ठीक है, हाँ, तो हम लोग जब लास्ट सेमेस्टर में ये एफएम पढ़े थे तब भी हम लोग ये चीज बताए थे कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन अगर इंक्रीज करेंगे तो मेरा जो नॉइज है वो कम होता है एफएम में, एसएनआर बढ़ जाता है। ये चीज हम लोग देखे थे, लास्ट सेमेस्टर का नोट्स भी तुम लोग देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन अगर इंक्रीज करेंगे तो एसएनआर बढ़ता है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, मेरा नॉइज घट जाता है। लेकिन एसएनआर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है, सिग्नल पावर बढ़ाना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि मेरा जो ट्रांसमीटर है जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसी का पावर बढ़ा देंगे तो सिग्नल पावर बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जो ट्रांसमीटर एंटीना है वहाँ का उसका जो ट्रांसमीटर पावर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई पावर अगर हम लोग चीज़ यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट भी तो ज़्यादा होगा। तुम लोग नॉर्मल भी जो अप्लायंस देखते होगे, अगर हाई पावर कुछ या फिर हाई एंड डिवाइस लेते हो तो उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। तो अगर ट्रांसमीटर पावर हम लोग बढ़ा देंगे तो एसएनआर तो बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में पूरा सिस्टम का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी एफएम में फ्रीक्वेंसी डेविएशन बढ़ाएं विदाउट इंक्रीज इन ट्रांसमीटर पावर। ट्रांसमीटर पावर इंक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, हार्मोनिक्स तुम लोग को हम बताए थे। ये वाला जो पॉइंट है नेक्स्ट, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, लगभग हर साल, इसलिए इसमें ध्यान देना। हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज ये क्या होता है, हार्मोनिक्स हम लोग क्या देखते हैं, मान लो ऑसिलेशन और ये सब में देखते होंगे कि अगर कोई एक वेव इतना है तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे जाके क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज को, ये जो कंपोनेंट है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी हम जनरेट किए, मान लो मेरे पास कोई ऑसिलेटर है, तो एम्पलीट्यूड वो कोई एक ऑसिलेटर है, ये फ्रीक्वेंसी है एफसी, उस ऑसिलेटर से हम एफसी फ्रीक्वेंसी जनरेट किए। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, एफसी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एफसी पे नहीं रहेगा, इसका हार्मोनिक्स बनेगा। हार्मोनिक्स मतलब ये आगे जाके खुद को रिपीट करते जाएगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है वो घटते जाएगा। ठीक है, ये चीज ऑसिलेशन में तुम लोग लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। तो ऐसा इसको कहते हैं हार्मोनिक्स। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लो फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट किए हैं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी में जाते जाते उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज विच आर हार्मोनिक्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये जो हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज है
और नॉइज पावर इंटरफेरेंस आर लो इन एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो मेरा नॉइज जो कि इंटरफेयर करता है सिग्नल से वो, और जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला ऑडियो सिग्नल है वो, दोनों ही क्या होता है एम्पलीट्यूड में कम होता है, दोनों का एम्पलीट्यूड कम होता है। तो एम्पलीट्यूड कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि डेल्टा एफ इक्वल्स टू क्या है के एफ इंटू ए एम। तो जिस भी सिग्नल का ए एम कम होगा उसका डेविएशन भी कम होगा। लेकिन अभी हमको क्या पता चला है, हमको डेविएशन को बढ़ाना है ताकि मेरा एसएनआर बढ़े। ठीक है, तो जो भी नॉइज सिग्नल रहता है, ऐसा नहीं है कि नॉइज सिग्नल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, नॉइज सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमेशा छोटा रहता है, वो किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल में ऐड होकर के उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो हमको क्या पता चला कि मेरा नॉइज सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड कम है, और जो मेरा ऑडियो फ्रीक्वेंसी है तो लो फ्रीक्वेंसी में भी है, हाई फ्रीक्वेंसी में भी है। तो लो फ्रीक्वेंसी वाला का तो एम्पलीट्यूड हाई है यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाले का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, तो नॉइज हमेशा कहाँ अटैक करता है, नॉइज और ये जो लो फ्रीक्वेंसी है हमारा, दोनों का ही एम्पलीट्यूड लो है, तो ये नॉइज ज्यादा किसको सफर करेगा, लो एम्पलीट्यूड, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है जिसका लो एम्पलीट्यूड है उसको। ठीक है, मतलब हायर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज आर मोर ससेप्टेबल टू नॉइज इफेक्ट्स। जो लो एम्पलीट्यूड का है, मतलब तुम अगर झगड़ोगे तो तुम अपने लेवल वाले से ही ना झगड़ोगे, ऐसा तो नहीं है अपने से 20 साल बड़े आदमी से झगड़ोगे। तो नॉइज का एम्पलीट्यूड होता है लो, तो अगर ये जा करके किसी के साथ इंटरफेरेंस अगर क्रिएट करेगा तो वो किससे करेगा, अगर इसका एम्पलीट्यूड लो है तो वो उसी सिग्नल से करेगा जिस सिग्नल का एम्पलीट्यूड लो है। और हम लोग जानते हैं कि लो एम्पलीट्यूड किसका है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें कि हायर जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, लोअर वाला ऑडियो फ्रीक्वेंसी ठीक है, जैसे 0 to 15 किलोहर्ट्ज तक का अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो लोअर फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी में जाते जाते क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो अब कम हो गया तो नॉइज क्या करता है, ज्यादा इसी हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को इंटरफेयर करता है। तो अभी इसका क्या उपाय है, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि ठीक है इसका एम्पलीट्यूड लो है तभी नॉइज इसको परेशान कर रहा है, तो हम इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं हाई वाले का। ठीक है, हम एंटीना से ट्रांसमिट कर रहे हैं तो लो फ्रीक्वेंसी वाला ओके है, इसमें नॉइज कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाले को नॉइज डिस्टर्ब कर रहा है। क्यों, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी का लो एम्पलीट्यूड है। तो हम अगर चाहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी को भी डिस्टर्ब नहीं करे तो हम क्या करेंगे, हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले का एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्री इम्फेसिस। If these frequencies were artificially boosted in amplitude at transmitter, artificially मतलब वो naturally ऐसा नहीं है कि उसका amplitude high हो जाएगा, artificially मतलब हम लोग उसको boost करेंगे। ठीक है, artificial मतलब समझ रहे हो ना, artificially एग्जाम्पल देकर के समझाएं। artificially boosted मतलब वो naturally अपना जो वोल्टेज है वो नहीं बढ़ाएगा, जो एम्पलीट्यूड है वो नहीं बढ़ाएगा, हम लोग कुछ ऐसा तरीका करेंगे जिससे कि उसका एम्पलीट्यूड हम लोग बूस्ट मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, तो अभी जो हाई फ्रीक्वेंसी जिसका एम्पलीट्यूड लो था, अभी हम क्या करेंगे, एक प्री इम्फेसिस नेटवर्क यूज करेंगे जो क्या करेगा, ट्रांसमीटर पे जब हम सिग्नल भेज रहे हैं तो सिग्नल भेजने के पहले वो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा, लो वाले को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हाई वाले का सिग्नल बढ़ा करके और उसके बाद भेजेगा। तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हाई वाला लो फ्रीक्वेंसी भी अब आराम से जा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी भी आराम से जा रहा है। लेकिन हमको ध्यान क्या रखना है, जितना भी लेवल से हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बढ़ाए हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ाए हैं, हमको रिसीवर पे जा करके वापस से उसका एम्पलीट्यूड घटाना भी तो होगा, नहीं तो मेरा तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कैसा है, मान लो लो पे हाई एम्पलीट्यूड है और हाई फ्रीक्वेंसी पे लो एम्पलीट्यूड है, हम प्री इम्फेसिस करके दोनों का, लो तो ऐसा था ही, हाई वाले का भी एम्पलीट्यूड हाई कर दिए, लेकिन रिसीवर पे जा करके ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है इसका वापस से एम्पलीट्यूड हमको डाउन करना है ताकि ये ऐसा दिखे, ये ओरिजिनल था अभी हमको ये ऐसा दिख रहा है, इसको कहते हैं डी इम्फेसिस। ठीक है, तो हर एफएम में कोई भी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें ट्रांसमीटर पे हम लोग करते हैं प्री इम्फेसिस। इसका काम क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना, और रिसीवर में करते हैं डी इम्फेसिस। इसका काम होता है कि जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ाए थे ट्रांसमीटर में उसको वापस से उसके ओरिजिनल जगह पे ले आना। ठीक है, तो इतना जो ये कहानी हम लोग अभी तक सुने वो क्यों सुने, सिर्फ ये जानने के लिए कि प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस का क्यों हम लोग करते हैं,
यूज क्या है, क्यों हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर होता है, कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग। अब फ्रीक्वेंसी का ये क्या नेचर है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, लेकिन हाई में जाकर के ये जो हार्मोनिक्स होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। कम एम्पलीट्यूड है तो नॉइज जो कमजोर होता है उस पर लोग ज्यादा हावी होता है ना। वैसे समझ लो कि जो लो एम्पलीट्यूड का है उस पर नॉइज अटैक करेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड लो है तो नॉइज इस पर अटैक करता है। इसीलिए हमको क्या चाहिए कि हम इसका एम्पलीट्यूड जो है उसको बढ़ा दें। इसीलिए हम लोग प्री इम्फेसिस करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा करके उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। रिसीवर में जब सिग्नल रिसीव होता है तब रिसीवर में डी इम्फेसिस सर्किट लगा होता है कि जितना अमाउंट से ट्रांसमीटर में हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ा है उतना ही अमाउंट से रिसीवर में वो घटा दें ताकि हमको ओरिजिनल सिग्नल मिल पाए। ठीक है, तो एफएम में तो हम एसएनआर बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिए, लेकिन एएम में क्या होगा? एएम में होता है द सिग्नल मॉड्यूलेशन कैन बी इंक्रीज्ड रिलेटिव टू नॉइज मॉड्यूलेशन ओनली बाय इंक्रीजिंग ट्रांसमीटर आउटपुट पावर। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा पीटी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो एम था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता था एएम बाय एसी। तो अगर अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग मॉड्यूलेशन में कुछ भी चेंज करें तो वो हमको क्या करना होगा, ये एसी तो हमेशा रहेगा, ट्रांसमीटर पावर क्या होता है एसी स्क्वायर बाय 2। तो अब अगर हम कुछ भी चेंज करेंगे एसी में तो मेरा ट्रांसमीटर पावर तो चेंज होना निश्चित है, ट्रांसमीटर पावर चेंज होगा ही। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये भी देखे थे कि अगर हम लोग 20 dB का इंप्रूवमेंट चाहते हैं एसएनआर में, ठीक है, तो क्या करना होगा? A 20 dB improvement in SNR voltage ratio requires 10 times increase in frequency deviation but increase of 100 times in AM power output। ये अब AM और FM का थोड़ा सा डेटा वाइज हो गया। अगर इसको एग्जाम में लिखोगे तो आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि हम लोग जान रहे हैं कि अगर हमको SNR बढ़ाना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि 20 dB SNR बढ़े, 20 dB बहुत होता है, 20 dB अगर हमको SNR बढ़ाना है तो क्या करना होगा? FM में फ्रीक्वेंसी डेविएशन से डील करते हैं हम लोग, लेकिन एएम में क्या होता है, जो टोटल जो ट्रांसमीटर पावर होता है उससे डील करते हैं। तो एफएम में इसको हमको सिर्फ 10 टाइम्स बढ़ाएंगे तो मेरा एसएनआर जो है 20 dB बढ़ जाएगा, लेकिन एएम में हमको ट्रांसमीटर पावर जो है उसको 100 टाइम्स करना पड़ेगा तब जाकर के 20 dB का इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग ट्रांसमीटर पावर इतना ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो हमारा कॉस्ट तो एकदम हाई चला जाएगा सिस्टम का। तो इसीलिए एफएम हम लोग लेते हैं, क्योंकि एफएम में ये एसएनआर बढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। एसएनआर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन बढ़ाना है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? डेल्टा एफ इक्वल्स टू क्या होता है? के एफ इंटू एम। फ्रीक्वेंसी डेविएशन बढ़ाना है तो एम बढ़ाना होगा, और एम बढ़ाना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस करते हैं तो एम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नॉइज रिडक्शन होता है। तो प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस अगर लिखने आएगा तो सिर्फ इतना तो लिख करके नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ प्री इम्फेसिस में हम लोग एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ाते हैं, डी एम्फेसिस में एम्पलीट्यूड कम करते हैं, इतना तो नहीं बोल सकते हो। तो अगर लिखने आता है तो क्या करोगे? सबसे पहले तो प्री इम्फेसिस क्या है? बूस्टिंग एम्पलीट्यूड ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज एट ट्रांसमीटर। ये हमेशा याद रखना है कि प्री इम्फेसिस ट्रांसमीटर पे होता है, डी इम्फेसिस रिसीवर पे होता है। तो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एट ट्रांसमीटर इज प्री इम्फेसिस, और रिड्यूसिंग या फिर कंपनसेटिंग, कंपनसेट मतलब क्या होता है? पहले जितना था अगर हम कुछ आगे पीछे किए हैं तो उसको वापस से अपने जगह पे लाएं। तो रिड्यूसिंग और कंपनसेटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एट रिसीवर इज नोन एज डी इम्फेसिस। मतलब जो भी हम लोग चेंज करते हैं वो हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी में ही करते हैं, लोअर से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो प्री इम्फेसिस नेटवर्क इज हाई पास फिल्टर एंड डी इम्फेसिस नेटवर्क इज लो पास फिल्टर। अब ये कैसे हुआ? हाई पास फिल्टर क्या होता है हमारा? एकदम सिंपल जो हम लोग लास्ट में पढ़ाए थे, हाई पास फिल्टर मतलब ऐसा फिल्टर जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करे। ठीक है, तो अगर ये हाई पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करना चाहिए। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में इसका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि जो आएगा वो जाएगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में इसका रिस्पॉन्स कम होना चाहिए। ठीक है, हाई पास फिल्टर ऐसा ही होता है। अगर तुम आइडियल फिल्टर देखोगे हाई पास तो वो क्या होगा? इस टाइप का होगा। लो फ्रीक्वेंसी है, इधर ये लो फ्रीक्वेंसी है तो ये 0 है, नहीं पास करेगा, और जितना हाई फ्रीक्वेंसी है हाई के लिए ये पास कर रहे हैं। ठीक है,
तो प्री इम्फेसिस जो है वो हाई पास फिल्टर है। क्यों? क्योंकि प्री इम्फेसिस में हमको क्या करना रहता है, जो हाई कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा करके उसको आगे भेजना रहता है। तो इसका मतलब हम लोग हाई को पास कर रहे हैं, जहाँ की डी इम्फेसिस क्या है, लो पास फिल्टर है। लो पास फिल्टर कैसा होता है, ऐसा, वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, प्री इम्फेसिस जो है वो हाई पास फिल्टर है, डी इम्फेसिस लो पास फिल्टर है। तो अगर तुम लोग इसमें बुक में या कभी इस पे सर्च करोगे तो देखोगे कि फिल्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से फिल्टर बना लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ये एक आर है, ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अगर आउटपुट हम कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम लोग कोई वोल्टेज दे रहे हैं VI, ठीक है, AC वोल्टेज है, तो अगर सिर्फ एक R और एक C से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं। तो ये जो फिल्टर है, अगर हम लोग आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस से ले रहे हैं तो वो होता है लो पास फिल्टर। अगर हम लोग इसी को रजिस्टर की जगह पे कैपेसिटर लगा दें, कैपेसिटर की जगह पे रजिस्टर लगा दें, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटपुट ले रहे हैं रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये वाला जो सर्किट है वो बिहेव करेगा हाई पास फिल्टर की तरह। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे, मतलब एक R और एक C के बेसिस से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं। और हम लोग देखे हैं कि प्री इम्फेसिस नेटवर्क क्या है, हाई पास फिल्टर है। तो प्री इम्फेसिस के लिए मतलब ये जो नेटवर्क बनेगा प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस, उसके लिए हमको R और C चाहिए। इसीलिए ये जो सर्किट देख रहे हो, ये प्री इम्फेसिस का और ये डी इम्फेसिस का, उसमें देखो एक रेजिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटेंस भी है। ठीक है, क्योंकि फिल्टर बनाने के लिए हम लोगों को R और C चाहिए। अब ये हम लोग नेटवर्क और ये इतना कर्व क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर में हम लोग कितना एम्पलीट्यूड बढ़ाए हैं। क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे या जिस हिसाब से, जिस फ्रीक्वेंसी को जितना एम्पलीट्यूड बूस्ट किए हैं, हमको उस फ्रीक्वेंसी पे उतना ही एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करना पड़ेगा रिसीवर में। तो इसीलिए कोई भी सिस्टम जो होता है जिसमें कि प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस यूज होता है, उसका एक प्री फिक्स्ड जो प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स होता है, जैसे ये रिस्पॉन्स है। तो अगर हम ट्रांसमीटर में प्री इम्फेसिस कर रहे हैं तो हमको ये वाला प्लॉट देख करके उसके हिसाब से इसको अपना एम्पलीट्यूड को बूस्ट करना होगा, नेटवर्क डिजाइन करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 3180 हर्ट्ज पे बोल रहा है, ये 3 dB है। फिर अगर हम थोड़ा आगे जा रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी पे कितना dB होगा, तो इस प्लॉट के हिसाब से हम अपना सर्किट डिजाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन से कितना भी एम्पलीट्यूड बढ़ा दिए, नहीं, क्योंकि हम जो भी चीज ट्रांसमीटर में करेंगे सेम उसका उल्टा हमको रिसीवर में भी करना है। इसीलिए सोच समझ करके और एकदम फिक्स्ड रिस्पॉन्स के हिसाब से हमको ये काम करना होता है। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट तुम लोग पढ़े होगे RC, जब हम एक बार कैपेसिटर या बैटरी का चीज कर रहे थे तो RC टाइम कांस्टेंट AM में बताए थे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट। तो फिल्टर में भी यही होता है कि मेरे पास एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड जो टाइम कांस्टेंट ऑफ फिल्टर वो 50 माइक्रोसेकंड का होता है। लेकिन अमेरिकन का जो टीवी स्टैंडर्ड है उसमें 75 माइक्रोसेकंड यूज होता है। तो हम लोग अभी फिलहाल अपना ही कर रहे हैं, तो हम लोग में क्या है कि RC का वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 माइक्रोसेकंड। तो अभी हमको नेटवर्क किस हिसाब से डिजाइन करना है, ऐसा वैल्यू ऑफ R और ऐसा वैल्यू ऑफ C लेना है कि मेरा RC क्या हो, 50 माइक्रोसेकंड का हो। ठीक है, तो ये प्री इम्फेसिस सर्किट हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से मेरा जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है वो इन हो रहा है, AF इन मतलब इनपुट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इन कर रहे हैं, ये R लगा हुआ है, ये C लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अगर हम लोग R और C देखें तो हम लोगों को 50 माइक्रोसेकंड मिलना चाहिए RC इस हिसाब से। तो ये देखो, ये तो ट्रांजिस्टर का सर्किट हो गया। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर वालों को हम पढ़ाए, तुम लोग को नहीं बताया ना। ट्रांजिस्टर का ये जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है इसको बायस देते हैं VCC, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, ये कलेक्टर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है। तो यहाँ बेस पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो RL है वो क्या होता है, RC होता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है ये वाला, ये यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है। ये आउटपुट को हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर से लगा रहे हैं और किसके अक्रॉस ले रहे हैं, ये R के अक्रॉस। जो वोल्टेज ले रहे हैं ये V0 किसके अक्रॉस ले रहे हैं, R के अक्रॉस। R का वैल्यू है 50 किलो ओम, कैपेसिटर का वैल्यू कितना है 001 माइक्रो फैराड, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। मल्टीप्लाई करके देखो आंसर क्या आएगा, 50 माइक्रोसेकंड किलो ओम, और यहाँ पे ये 3 डेसिमल है, ये सब हट जाएगा, बच जाएगा 50 माइक्रोसेकंड। तो RC 50 माइक्रोसेकंड है, तो हमको यहाँ C और R का वैल्यू ऐसे ही लेना है कि 50 माइक्रोसेकंड हो। वही अगर अमेरिकन सिस्टम के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा, अगर प्री इम्फेसिस नेटवर्क,
तो हम लोग आर और सी का नेट वैल्यू ऐसा लेंगे कि उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो 75 माइक्रोसेकंड। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यहाँ पे हम लोग आउटपुट, यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं V0, मतलब आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं, आर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो अभी हम क्या बताए थे, आर के अक्रॉस किसमें आउटपुट लेते थे, कैपेसिटर ऐसे रहता था, आर ऐसे रहता था, हाई पास में लेते थे। अभी बताए थे कि अगर आर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे तो वो होगा हाई पास सर्किट, अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस लेंगे तो वो होगा लो पास सर्किट। तो हम लोग देखें प्री एम्फेसिस क्या है, हाई पास सर्किट है, इसका मतलब प्री एम्फेसिस नेटवर्क में हम लोग आउटपुट किसके अक्रॉस लेंगे, आर के अक्रॉस लेंगे, और वही कर रहे हैं हम लोग, आर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, ये रहा V0। ठीक है, उसी तरह सेम तरीके से अगर हम लोग डी एम्फेसिस वाला सर्किट देखेंगे तो डी एम्फेसिस में क्या है, डी एम्फेसिस सर्किट होगा लो पास। लो पास का एग्जाम्पल हम दिए हैं, लो पास में क्या होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं। तो अभी देखो ये आउटपुट इस पॉइंट से, ये तो कपलिंग कैपेसिटर है, इसका काम होता है सिर्फ कि कोई डीसी नहीं जाए आगे। आउटपुट ले रहे हैं किसके अक्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको डी एम्फेसिस नेटवर्क को लो पास फिल्टर बनाना है। आगे समझ में ये पता चल रहा है ना कि आउटपुट कैसे कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पॉइंट यहाँ ही रजिस्टर से कनेक्टेड है तो इसका मतलब आउटपुट यहाँ से ले रहे हैं। आउटपुट जब भी लेते हो तो पॉजिटिव और ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड कनेक्शन होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट से तुम कनेक्ट कर रहे हो, अगर मान लो ये आर था, ये ऐसे सी है, ये ग्राउंड है, अगर इस पॉइंट से यहाँ से तुम आउटपुट ले रहे हो तो एक तार यहाँ लगाओगे, एक ग्राउंड में कनेक्ट करना होगा। तो ग्राउंड पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब इस दोनों के बीच से तुम आउटपुट ले रहे हो। तो इसमें क्या है, कैपेसिटर है, दैट मीन्स कि तुम कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट है वो ले रहे हो। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा ये आउटपुट आया, तुम यहाँ पे कनेक्शन किए हो, देखो तो यहाँ से ले रहे हो, मतलब जो वायर लोगे वो एक वायर यहाँ पे लगाओगे, एक ग्राउंड में लगाओगे। ग्राउंड तो हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब अगर यहाँ से कनेक्शन तुम लगा रहे हो, ये ग्राउंड है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये आर के अक्रॉस तुम आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, तो क्या पता चला कि फिल्टर बनाने के लिए आरसी फिल्टर भी होता है और उसमें ये इंडक्टर वाला भी एलसी फिल्टर भी होता है। पर हम लोग यहाँ पे आरसी फिल्टर ले रहे हैं, तो आरसी फिल्टर का टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 50 माइक्रोसेकंड। आरसी में अगर हम लोग सी के अक्रॉस आउटपुट लेंगे तो वो होता है लो पास फिल्टर, आर के अक्रॉस आउटपुट लेंगे तो वो होता है हाई पास फिल्टर। बस यही याद रख करके ये सर्किट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो एक तो नॉइज रिडक्शन हम लोग अभी देख लिए कि एफएम में कैसे होता है। तो नॉइज रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं आराम से एफएम में, इसीलिए हम लोग एएम से नहीं भेजते हैं साउंड को, एफएम से भेजते हैं। दूसरा क्या है, ट्रांसमीटर एफिशिएंसी। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एफएम वेव डज नॉट चेंजेस विद, ये सिर्फ पढ़ने का चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ बहुत खास चीज़ नहीं है। एक होता है ट्रांसमीटर एफिशिएंसी कि लो लेवल मॉड्यूलेशन पे भी हम लोग एफएम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एफएम में क्या है, एएम में क्या होता था, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा मैसेज का तो एम भी बढ़ेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो रहता था। तो हमको मतलब अगर हम हाई एम्पलीट्यूड भेज रहे हैं तो मेरा जो लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन होता था वो क्या होता था, हाई होता था। लेकिन एफएम में क्या है, लो लेवल मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एएम हाई होगा, एम हाई होगा, तो मेरा जो ट्रांसमीटर पावर होगा वो भी हाई हो जाएगा एएम के केस में। लेकिन एफएम में क्या होगा, एफएम में अगर हम चाह रहे हैं कि हाई फिडेलिटी चीज़ हो तो हम लो मॉड्यूलेशन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉड्यूलेशन है वो ये एएम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम लो एम्पलीट्यूड सिग्नल भी लेते हैं, मान लो हम सिर्फ 1 वोल्ट का सिग्नल ले रहे हैं, फिर भी तो मेरा इन्फॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में थोड़ी है जो कि हमको चिंता है, मेरा इन्फॉर्मेशन तो फ्रीक्वेंसी में है। तो हम एम्पलीट्यूड कितना भी लें, अगर हम बहुत कम एम्पलीट्यूड भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एफएम सही काम करेगा। तो अगर हम एम्पलीट्यूड सिग्नल का कम ले रहे हैं तो मेरा जो पावर है वो भी कम होगा, हम लो लेवल मॉड्यूलेशन आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एएम में जो इन्फॉर्मेशन रहता था वो एम्पलीट्यूड में रहता था, इसलिए हम लोग एम्पलीट्यूड कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम करेंगे तो मेरा मैसेज जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन एएम एफएम में तो हम लोग ये एम्पलीट्यूड कम कर सकते हैं ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड से हमको कोई मतलब ही नहीं है एफएम में। मेरा एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट का हो या 10 वोल्ट का हो, मेरा मैसेज तो फ्रीक्वेंसी में है, इसलिए हम लोग एफएम में लो लेवल मॉड्यूलेशन यूज कर सकते हैं। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, लेकिन उसको यही था कि क्लास सी में हम लोग ज़्यादा हाई लेवल नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि एफएम में क्या है, लो लेवल मॉड्यूलेशन यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग जनरली क्लास सी एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं इसमें।
ठीक है। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस, को चैनल इंटरफेरेंस, ये सारा हम लोग बहुत ही डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें यही है, एडजेसेंट मतलब और को चैनल मतलब क्या होता है। एडजेसेंट चैनल, एडजेसेंट मतलब बगल वाला चैनल, ठीक है, और को चैनल मतलब अपना ही चैनल जिसको एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी अलॉट है। जैसे क्लास में बैठते हो, मान लो ये एक बेंच है, ये एक बेंच है, एक बेंच पे दो बैठते हो, तो को चैनल इंटरफेरेंस मतलब ये जो दो आदमी यहाँ बैठा है इन दोनों में झगड़ा, और एडजेसेंट चैनल मतलब ये दोनों बेंच के बीच में झगड़ा। आगे समझ में, ये एडजेसेंट बेंच है, यहाँ पे मान लो 3 आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ पे 2 है, अगर इन दोनों में झगड़ा हुआ, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो वो होगा एडजेसेंट चैनल। लेकिन अगर एक बेंच पे 3 आदमी बैठे हैं और वो तीनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो वो होगा को चैनल, मतलब उन तीनों को एक ही बेंच अलॉटेड है और वो लोग आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये स्लाइड हम शेयर कर देंगे, इसको पढ़ो, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा बस कॉन्सेप्ट का, और ऐसा भी नहीं है कि ये सारा चीज एग्जाम में लिखना ही है, ये बस तुम लोग के कॉन्सेप्ट पर्पज से है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है। तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? जो मेन आज का चीज था वो सीखने का था ये वाला सर्किट, ठीक है, कि एफएम में हम लोग प्री इम्फेसिस डी इम्फेसिस करते हैं। अगर एग्जाम में प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस के बारे में लिखने आता है तो क्या करना है, बताना है कि प्री इम्फेसिस में हम लोग हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, ट्रांसमीटर साइड में होता है ये, और रिसीवर साइड में क्या करते हैं, जिस भी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी का हायर फ्रीक्वेंसी का हम एम्पलीट्यूड बढ़ाए थे, रिसीवर साइड में उसको वापस से हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो प्री इम्फेसिस कर्व क्या है, यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, और सेम जैसे जैसे बढ़ा था रिसीवर में हम लोग, सेम ये डी इम्फेसिस कर्व है, ये रिसीवर में होगा, ये ट्रांसमीटर में होगा। तो जितना भी अमाउंट से हम लोग बढ़ाए थे उतना ही अमाउंट से ये घट रहा है। और ये लो फ्रीक्वेंसी वाला क्या है, एक जैसा है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वाले को हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन है, मतलब लो वाले को कुछ नहीं करना है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको एम्पलीट्यूड बढ़ाना शुरू करेंगे। और रिसीवर साइड में ये देख रहे हो सेम लेवल है, जितने लेवल से हम बढ़ाए हैं उतने ही लेवल से ये डाउन हो गया। फिर दूसरा चीज क्या आया कि जो प्री इम्फेसिस है वो मेरा हाई पास फिल्टर है, डी इम्फेसिस लो पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ये सारा कुछ हम लोग आरसी फिल्टर यूज करते हैं। हमारा जो टीवी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो टाइम कांस्टेंट है वो 50 माइक्रोसेकंड दिया गया है। और फिल्टर का एक जो चीज याद रखना है वो यही है कि आरसी फिल्टर में अगर हम आउटपुट कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं तो वो लो पास है, अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले रहे हैं तो वो हाई पास है। बस इतना अगर याद रखोगे तो ये वाला सर्किट बनाने में कुछ नहीं है, ठीक है, सर्किट में कुछ नहीं है। एक ट्रांजिस्टर है, इसमें इनपुट ऑडियो फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, ये तो कलेक्टर है, ये कलेक्टर रेजिस्टेंस रहेगा ही, बस आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाना है और आर के अक्रॉस वोल्टेज ले लेना है। डी इम्फेसिस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा इनपुट आ रहा है, यहाँ पे इनपुट क्या होगा, ये जो V0 है वही यहाँ का Vin होगा। प्री इम्फेसाइज AF फ्रॉम FM मॉड्यूलेटर, मतलब ये प्री इम्फेसिस जो हम किए हैं वो वाला ऑडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रहा है, कहाँ से, FM डीमॉड्यूलेटर। अभी इसमें क्या होगा, डी इम्फेसिस कैसे एक्ट करना चाहिए, लो पास की तरह। लो पास में हम लोग जानते हैं आउटपुट किधर से होगा, कैपेसिटर से, इसीलिए हम क्या किए, इसको पहले एक रेजिस्टेंस से दिए और आउटपुट ले लिए कैपेसिटर के अक्रॉस। कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का नेचर क्या होता है कि वो डीसी को पास नहीं होने देता है, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर डीसी को पास नहीं होने देगा, एसी को पास होने देगा। इसका याद रखने का तरीका क्या है, एसी कुछ इस तरह से होता है, तो एसी तो मान लो पास होने के लिए इसमें जंप करके चला जाएगा, लेकिन डीसी क्या होगा, डीसी तो स्ट्रेट रहता है, वो तो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर का प्लेट ब्लॉक कर रहा है तो आगे नहीं जा पाएगा। हालांकि ये रीजन नहीं होता है, हम बस इसको याद रखने के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं, कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है, एसी को आगे जाने देता है, बस इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं कि मान लो कि ठीक है हम लोग एसी सिग्नल से डील कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ वैसा डीसी कंपोनेंट बाहर चला गया तो वो तो मेरा पूरा सर्किट को बर्बाद कर देगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर बाइसिंग होता है, डीसी से बाइसिंग चेंज हो जाता है। हम तुम लोग को ट्रांजिस्टर बाइसिंग नहीं पढ़ाए थे, पर थर्ड सेमेस्टर वाले को बताए हैं, तो अगर टाइम मिले तो तुम लोग वो जा करके और ट्रांजिस्टर बाइसिंग देख सकते हो। तो उसमें देखोगे कि कोई भी सर्किट में जब हम कोई ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, जैसे ये वाला ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, तो इसका एक फिक्स्ड बाइसिंग पॉइंट है। अब अगर इसमें डीसी चला जाएगा तो वो एसी बाइसिंग पॉइंट नहीं चेंज करता है, लेकिन डीसी सिग्नल बाइसिंग पॉइंट चेंज कर देगा। तो इसीलिए हमेशा हर सर्किट में देखोगे कि जब भी हम लोग कोई आउटपुट लेते हैं या इनपुट देते हैं तो एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसको कि कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं या फिर इनपुट कैपेसिटर बोलते हैं। उसका काम यही रहता है कि कोई भी डीसी सिग्नल को आगे नहीं जाने दे। अगर यहाँ पे ये कैपेसिटर हम नहीं लगाते, मान लो कि कोई डीसी सिग्नल आगे चला जाता, तो आगे वाले सर्किट का क्या होता, बाइसिंग पॉइंट चेंज कर देता वो,
तो जिस चीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं वो तो नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बाइसिंग पॉइंट चेंज होगा तो क्या होता है, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, ये 3 रीजन होता है। डिपेंड करता है कि बाइसिंग पॉइंट कहाँ पे है। एक जगह अगर बाइसिंग पॉइंट रहेगा तो वो सैचुरेशन रीजन की तरह बिहेव करेगा, एक में एक्टिव की तरह, एक में कट ऑफ में। तो अगर अब डीसी सिग्नल आगे चला जाएगा तो क्या होगा, अगर मेरा ट्रांजिस्टर एक्टिव में काम कर रहा है, डीसी सिग्नल आएगा, इसका बाइसिंग चेंज कर देगा, तो अब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाएगा, और ट्रांजिस्टर जब कट ऑफ में जाएगा तो वर्क ही नहीं करेगा, फिर कट ऑफ में मतलब ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तो खैर अलग का बात है, ये सारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ट्रांजिस्टर का वो है। ठीक है, तो प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस का कॉन्सेप्ट तुम लोग सब समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। आज जा करके एक बार तुम लोग ये देख लेना कि कैसे क्या है, एक बार प्रेजेंटेशन देख लेना, हम शेयर कर देंगे।